मन तो ये था कि महाराष्ट्र से शुरुआत की जाए, बट अब ये रिपोर्ट देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प लड़ाई है इन 9 सीटों पर। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में कामोबेश इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आप चुनाव नहीं, ऐसा लग रहा है शोले फिल्म देख रहे हैं। राघवेंद्र दुबे जी, सबसे पहले आपका रुख करता हूं, क्योंकि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सैफई बोरिया बिस्तर बांध के सैफई भेजने की तैयारी है इस बार। आपको कांग्रेस को आपने कुछ समझा नहीं, पूरी की पूरी 9 सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है लोकसभा की 37 सीटों का? ये देखिए, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के नेता बड़े बड़बोले हैं। अभी उप मुख्यमंत्री बोले थे साइकिल पंचर कर देंगे। अरे जनता ने उनको 2 बार पंचर कर दिया। बताइए, जो विधानसभा जीत नहीं सके वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। यही तो है जनाधार का, जो जनता की जो आदेश आया उसके खिलाफ बीजेपी करती है। केवल समीकरण बैठाने के लिए बार बार बयानबाजी करते हैं। लेकिन आप देखिए इनको कि ये बार बार पहले लोकसभा हारे, लोकसभा उसी फूलपुर सीट से अपनी सीट भी गंवा बैठे, इसके बाद फिर ताल ठोक रहे हैं। इस बार भी जनता इनको फिर वही तीसरी बार हैट्रिक होगी, तीसरी बार भी हारेंगे। चिंता इन्हें करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा कि आप हिंदू मुस्लिम कर करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके आप बहुत समय तक एक ही दिशा में नहीं जा सकते। लोगों को विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका हक चाहिए। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छा, आप ये रोजगार और ये हक कांग्रेस को तो दे नहीं पाए, जो आपकी साथी पार्टी थी। देखिए, कांग्रेस का हमारे साथ गठबंधन है। आपने देखा होगा अविनाश पांडे जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो भी समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको हम समर्थन देंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। कहीं किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए इस मामले में। राहुल गांधी सही बात नहीं कि सीट जो मांगी गई थी वो आपने उनको दी नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो देखो बहुत सारी मीडिया में अफवाह चलती रहती है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। देखिए, हो सकता है, देखिए ताकत जहां हो। अभी हमारा क्या इरादा? हमारा इरादा ये है कि सीट से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में हमने एक भी सीट ली क्या? नहीं ली ना। इसी वजह से हरियाणा में हमने भी सीट मांगी थी। लेकिन हरियाणा में फिर सीट इसलिए नहीं ली कि कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए कि हरियाणा का बदला उत्तर प्रदेश में लिया गया। नहीं, बदला लेने की बात नहीं है। ये हमारा आपसी सामंजस्य है और हम लोगों का जो गठबंधन है वो आगे चलेगा, उसका असर दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने लोकसभा में जब ये कहते थे कि 80 की 80 सीट पूरी जीतेंगे और जनता ने इनको ऐसा करारा जवाब दिया कि हम 43 सीट गठबंधन की जीत करके आए, उसमें भी बहुत सारी मशीनरी इनके साथ लगी, बहुत सारे शासन प्रशासन जिस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया, बहुत सारे साथ उनके साथ। चलिए उनकी बात छोड़िए, अपनी बात करिए। महाराष्ट्र का बताइए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ताल ठोकी, उससे भी कांग्रेस के पेट में देखिए, महाराष्ट्र में हमारी 2 सीटें हैं, 2 विधायक अभी हैं। अखिलेश जी ने 12 सीट की मांग की थी। अब देखिए, जो भी बैठ के गठबंधन होगा उससे होगा। और लोग वैसे भी इनके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए खिलाफ जा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी एक बार सभा में मध्य प्रदेश में कहते हैं कि 70 एनसीपी के लोग 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, इसके बाद लेकर के अजीत पवार को उन्होंने 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इन तरीके के जब आपकी बात का कोई भरोसा नहीं, जहां पर नारायण राणे पर आरोप किरीट सोमैया लगा रहे थे, इन्हीं के सांसद रहे। 300 करोड़ के घोटाले का आज वो क्या है? मंत्री है ना केंद्र में। तो इनका कहीं ईडी वही काम करती है, इनकम टैक्स वही काम करता है और संस्थाएं वही काम करती हैं। जहां कोई विपक्ष का या फिर वो दूसरे दल में जैसे इनके पास आता है वो दूध में धुल जाता है। और वॉशिंग मशीन तो इनको इसीलिए कहते हैं कि यहां आ गए तो समझ लो पतित पावनी गंगा में आपने स्नान कर लिया, इसके बाद आपके कोई दाग रहते नहीं है। तो इस तरीके का इनका सिस्टम है। अच्छा, ठीक है। और यूपी में तो आपके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी ने ताल ठोक दी। देखिए, यूपी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं, ये पार्टी हाईकमान का नहीं है उनका। ये पार्टी हाईकमान का नहीं है। कोई ऐसे आकर के कोई भी आकर के लड़ जाएगा, उनको भी अपनी स्थिति का पता लग जाएगा कि उनकी स्थिति कितनी है, वो सब पता लग जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर ये नहीं है कि केवल चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। ठीक है, रामकृपाल जी से एक कमेंट लेता चलूं, फिर महाराष्ट्र की तरफ रुख करेंगे और फिर बीजेपी और कांग्रेस भी हमारे साथ आने वाले हैं। कहां का मुकाबला आपको ज्यादा दिलचस्प लग रहा है? कहां की फिल्म आपको, रामकृपाल जी, ज्यादा हिट लग रही है? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो, या इस बार महाराष्ट्र की 288 सीटें जो हैं वो कमाल करने वाली हैं? देखिए अनुराग जी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के नतीजे, भले एक जगह बाई इलेक्शन है और एक जगह वो है,
लेकिन दिलचस्प दोनों हैं, क्योंकि अपोजिशन को जो एक जिसको कहते हैं संजीवनी मिली थी, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल रहा है, उत्तर प्रदेश का। अब देखना यह होगा कि जो 4 जून को फैसला आया था वो, और इस बार 23 नवंबर को जो आएगा, उसका क्या संकेत है, क्या वही स्थिति उत्तर प्रदेश की है? तो भले बाई इलेक्शन हो, लेकिन इसका मैसेज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, क्योंकि जो अपोजिशन को संजीवनी मिली थी, जिसको हरियाणा ने फिर वापस लेकर के फिर बीजेपी खेमे में डाल दिया, तो वो क्या बदलता है, इसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों हैं। एक जो अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे, बड़ा मुझे मतलब मैं उसको कह रहा हूं कि देखिए, अचंभित हुए आप, उसे सुनकर अचंभित हुए आप? हाँ, जैसे देखिए, इन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने मान गए, हमने सीटें नहीं मांगी। तो जो समाजवादी पार्टी की स्थिति हरियाणा में रही है, क्या वही स्थिति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में आप मानते हैं? दोनों का बड़ा फर्क है। हरियाणा में तो आप कभी रहे नहीं, जाहिर सी बात है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक शासन कर चुकी है, ठीक बात है, सबसे लंबा। तो कांग्रेस की ये तुलना करना कि जो भी है कि कांग्रेस बिल्कुल ऐसे है जैसे आप हरियाणा में, वैसे ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा कहना बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आज जो कांग्रेस की हालत हो गई है, उसमें शायद इनका कहना सही होगा, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज जिस तरह से उस बाई इलेक्शन में जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर के एकदम बहुत उत्साहित थी, वो कांग्रेस आज पूरे 9 सीटों 10 सीटों में से किसी एक सीट पर लड़ ही नहीं रही है। और मैं एक छोटी सी बात इसमें बता दूं, 1990 में कांग्रेस वहाँ थे, एनडी तिवारी थे, मुख्यमंत्री थे, इलेक्शन में 1990 में हार गए थे मुलायम सिंह से। फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और एनडी तिवारी जी लीडर अपोजिशन बने। एक मौका ऐसा आया जब बीजेपी ने समर्थन वापस लिया, याद होगा आपको, तो मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई जी। और ऐसा शायद पहली बार किसी देश में हुआ विधानसभा में कि जो लीडर अपोजिशन है जिस पार्टी का, उसको कहा गया कि आप मुलायम सिंह का समर्थन कीजिए। 90 में यह गलती कांग्रेस ने की और 34 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं आई। आज 34 साल के बाद दोबारा यह सीन है कि 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस वहां नदारत है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। बृजमोहन श्रीवास्तव है हमारे साथ, एनसीपी अजीत गुट के प्रवक्ता। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, इससे पहले आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता दुबे जी ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि भाई वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं आप बीजेपी की। क्या कहना है आपका इस पर? महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? अनुराग जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो आरोप की बात चल रही है, उन आरोपों में कोई तथ्यात्मक चीज नहीं थी। मैंने लगातार इस बात को कहा है कि किसी चीज पे शिकायत करना, शिकायत के बाद जांच होना, जांच के बाद उस जांच को सही पाया जाना, ये 3 हिस्सों में होता है। तो कोई शिकायत की गई थी, लेकिन अंत में कोर्ट से वो सारे जो आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे निरस्त हुए हैं। वो सारी जो छूट मिली है वो कोर्ट के आदेश पे मिली है, इस पर कोई राजनीतिक निर्णय नहीं हुआ है। अब जहां तक बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र में देखिए, महायुति की जो सरकार है उसने अपने 2.25 साल के कार्यकाल में ऐसे बहुत से काम किए जिनको जो सालों से लंबित पड़े हुए थे, जो जनता की मांग थी। उदाहरण के लिए वहां पर जो प्राइमरी स्कूल है, उनके जो शिक्षक हैं उनको 16 से 21 हजार रुपए के बीच में वेतन मिलता है, लेकिन वही मदरसों के जो हमारे शिक्षक थे उनको 6 से 8 हजार रुपए का वेतन मिलता था। एक लंबी मांग थी और लंबे समय से वो लोग मांग कर रहे थे, लेकिन उसको हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वो इसको भी धर्म और जाति के तराजू में तोलने लगे। ऐसे बहुत सारे फैसले हमारी सरकार ने वहां लिए हैं जिन पे जनता ने खुलकर अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र की जो जनता है वो बहुत ही प्रबुद्ध जनता है और वो ये जानती है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार से उनको वोट देना चाहिए। उन्हें मालूम है कि दिल्ली में जो सरकार है, केंद्र उस सरकार, जनता ने तोड़फोड़ भी देखी है, उस जनता ने तोड़फोड़ भी देखी है जो पिछले कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में हुई है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, देखा है उन्होंने। और ये भी मैं कहता हूं कि जो लोकसभा का परिणाम था उसने भी हम लोगों को अपनी रणनीति को फिर से ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को मिला और उसका हम लोगों ने पूरा फायदा उठाया है।
हमने उन सारी कमियों को दूर करने का काम किया है, जिसके कारण लोकसभा में वांछित परिणाम नहीं पा पाए थे। तो मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में महायुति के जो 288 उम्मीदवार हैं, वो सबसे बेहतर उम्मीदवारों के रूप में जनता के सामने हैं। निश्चित रूप से जनता को निर्णय लेना है और हमें जनता के निर्णय के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता ये जानती है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की आशीर्वाद की जरूरत होती है, केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत होती है। अभी आने वाले 4.5 साल वहां पर एनडीए की सरकार है। मतदाता जानता है कि अगर महाराष्ट्र का विकास करना है, महाराष्ट्र के बेरोजगारी को दूर करने की बात करनी है, अगर वहां पे विकास की बात करनी है, तो दोनों सरकारें एक दल से अगर होंगी, एक गठबंधन की होंगी, तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएगा। ठीक है आनंद दुबे जी, लेकिन जनता को तो असमंजस में आपने खुद ही डाल दिया है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से चाचा भतीजे ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था, किस तरीके से मन से आपको सपोर्ट कर रहे थे और आप मन से को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार आमने सामने हैं दोनों, इस बार दोनों मुकाबले में हैं, तो ये तो जनता के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। अनुराग जी नमस्ते। प्रणाम। चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर हो, जब जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है ना तो कौरव पांडव भी लड़ गए हैं। हाँ। परिवार के लोग लड़ गए हैं। हाँ। चाचा भतीजे आमने पर इसमें सदियों का फासला हुआ है, यहाँ तो आपने एक साल भी नहीं बदलने दिया। 24 में ही कुछ और थे और 24 में ही कुछ और हो गए। गुरु शिष्य आमने सामने थे, गुरु शिष्य आमने सामने थे, भाई आमने सामने थे। क्यों न हो, जब आदित्य ठाकरे जी 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया, ये बात पोर्टल में है, इतिहास में कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब आदित्य ठाकरे जी 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया संदीप देशपांडे नाम का। तो जब उन्होंने अपना उम्मीदवार माहिम दादर से घोषित किया अमित ठाकरे को, तो हमारे उम्मीदवार महेश सावंत वहां घोषित हो गए। यही तो युद्ध है ना। अरे भाई युद्ध नहीं, जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। भाई युद्ध में जब आप आए हैं चुनाव लड़ने, तो वहां पर भाई भतीजा क्यों देखा जाए? जब अजीत दादा पवार अपनी बहन के खिलाफ अपनी धर्म पत्नी को लड़ा सकते हैं, तो शरद पवार साहब अजीत पवार के सामने उन्हीं के सगे भतीजे युग पवार को लड़ा रहे हैं। ये तो महाभारत में घट चुका है ना। ये हमने देखा है, हम तो अपने महापुरुषों से सीखते हैं, जो इतिहास में हुआ है वो देख रहे हैं। ये महाराष्ट्र का चुनाव धर्म विरुद्ध अधर्म, न्याय विरुद्ध अन्याय और सत्य वर्सेस असत्य है। जिस प्रकार दो बड़ी पार्टियों का नाम छीन लिया गया, चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, एक सरकार को गिरा दिया गया, फिर भी शिवसेना कह रही कि नया सेंटिमेंट को लेकर उतरेंगे आप मैदान में, अंदाज वही पुराना है।